करें जी। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 81 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। आज कम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है बच्चे ज़रा तंग हुए हैं। क्लास तो टाइम पे ही खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 5, चांद लिमिटेड, पेज नंबर 409 वॉल्यूम 1 का। ठीक है जी, इसको करते हैं। मैंने एक रिक्वायरमेंट ऐड कर दी थी, वो बाद में देखिएगा, आप उसको छोड़ेंगे क्या लिखा हुआ। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है इसकी, रिक्वायरमेंट है आगे। पहले डिस्टर्बेंस काफी है, अब आपको माइक डिस्टर्ब कर रहा है। प्रिपेयर सीएल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। वैसे भी हमने जब सवाल किया तो हमें यह पता चला कि IAS 8 अप्लाई हो रहा है। 21 में खड़े होकर 21 और 20 की चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। 21 की चेंजेस इन इक्विटी तो इसी साल पहली बार जा रही है। 20 की चेंजेस इन इक्विटी पहले बन चुकी थी और एक गलती पकड़ी गई है 20 के साल की, जिसने 20 के प्रॉफिट्स को हिट करना है। तो इसका मतलब IAS 8 में अप्लाई होना है। हमारा कंपैरेटिव तो वैसे ही बनना था, वो लिखता या ना लिखता, लेकिन उसने लिख भी दिया। ठीक है, सवाल को जरा क्विकली गो थ्रू करते हैं, फिर इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। इस सवाल के अंदर आपके 4 टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं: करेक्शन ऑफ एरर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8 और फिर पार्ट बी में अलग से EPS। तो इसलिए मैं ये सवाल के ऊपर आज जो है पौना घंटा लगा दिया, लेकिन फिर मैंने इसी से डिस्क्लोजर भी समझाए हैं आपको और 2 पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने डिस्क्लोजर्स दिखाए भी हैं। ठीक है। अच्छा, चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। इस दिन बने विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन। कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में कहा सर सोल्यूशन गलत है, उन्होंने ओपनिंग 0 लिया हुआ है, हालांकि ओपनिंग तो 500 मिलियन था। क्या ये ओपनिंग है? ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखकर हम जो है वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट मैंने स्टेटमेंट इक्विटी के टॉपिक में समझाया था और साथ ये भी बताया था कि FAR 2 में जाके आप इसको डिस्क्लोज भी किया करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के फेस पर इस तरह से। ये स्टेटमेंट इक्विटी के टॉपिक में मैंने इस तरह से आपको बताया था। बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है कि बैलेंस शीट के अंदर हम इक्विटी के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखते हैं कि ये मैक्सिमम लिमिट है जो कोई कंपनी, जो ये कंपनी इशू कर सकती है अपनी पूरी जिंदगी में। अगर इससे ऊपर इशू करना पड़े तो इस लिमिट को बढ़वाना पड़ता है जाके SECP में। ठीक है, अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ता है, बड़ा सारा खपाना होता है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में फिलहाल मैक्सिमम लिमिट जो इशू कर सकती है ये कंपनी, वो कितने शेयर्स हैं? 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरह से लिख के हम बताते हैं ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 500 मिलियन रुपए का। लेकिन FAR 2 में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये डिस्क्लोजर वहां पे अच्छा है, हेल्प कर जाएगा आपको। वहां पे आप उसके लिए डबल अंडरलाइन भी लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? इस फिगर को कहीं नीचे ऐड नहीं करना, इस फिगर को नीचे, इस फिगर को मिजोरी आवाज, थोड़ी आवाज कम करें इसकी, थोड़ी सी आवाज कम करें, थोड़ी आवाज और कम करें, तो बढ़ गई है। नाच शुरू कर दूं मैं जी? थोड़ी सी आवाज और कम करें आमिर भाई, उमैर साहब को बुला दें यार, थोड़ी सी आवाज और कम करें और कम, ये एक्को शेको कम करें, आप उमैर साहब को बुला दें। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये, और बस ठीक है, छोड़ दें। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, ये मैक्सिमम लिमिट है जो आप इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट होनी होती है ना अमाउंट, वो आपको बताया था, वो होती है जिसके पैसे आ गए हैं या जो मुफ्त में शेयर्स बांटे हैं, बोनस इशू। यानी शेयर कैपिटल के अकाउंट में ये फिगर नहीं है, ये तो मैक्सिमम अमाउंट है। अब जो शेयर्स इशू होंगे, जिसकी एंट्री होगी कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह, क्रेडिट, वो शेयर कैपिटल यहां पे नजर आता है। ये इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? तो ये 500 मिलियन शेयर्स का कुछ नहीं करना था इस सवाल में। सिर्फ यहां से हमें जो मतलब की बात मिलती नजर आती है वो है, अगर 500, पॉज करें जी। तो मैं याद कर रहा था कि इस फिगर में से हमने सिर्फ फेस वैल्यू निकालनी थी, इस कैलकुलेशन के लिए यूज होना था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ₹500 मिलियन शेयर्स हैं, कंप्राइजिंग ऑफ ₹500 मिलियन का ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कंप्राइजिंग ऑफ 50 मिलियन शेयर्स। तो अगर 500 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है और 50 मिलियन शेयर्स हैं, तो ये कैसे निकला होगा? 500 डिवाइडेड बाय 50 करके, ऐसे ही है ना? तो ये ₹10 ईच जो हमने पूरे सवाल में फिर यूज करना था, इस लाइन से सिर्फ ये निकलना था। तो सीधा बता देता भाई, ऐसे बच्चों को परेशान किया। कुछ बच्चे ओपनिंग लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ओपनिंग सोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ। नहीं भाई नहीं, ओपनिंग था ही कोई नहीं। 1 जनवरी को तो इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस दिन ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये पता लगा। फिर डिटेल्स ऑफ शेयर्स इश्यूड आर एज फॉलोज। तो फिर 1 मार्च को 20 मिलियन शेयर्स इश्यू हुए,
50 मिलियन ऑथोराइज्ड में से 20 इशू हो गए, ठीक है। फिर यकम अक्टूबर को बोनस शेयर्स इशू हुए, ये भी नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाएंगे। फिर यकम सितंबर, ये क्या अक्टूबर के बाद सितंबर, अक्टूबर के बाद सितंबर, अच्छा वो 20 है ये 21 है, यानी ये अगले साल में फिर राइट इशू हुआ, ठीक है। ये काम हमें करना आता है। उसके बाद फ्लोइंग इंफॉर्मेशन है, बह रही है, नेट प्रॉफिट, रियल सरप्लस, ये जो ऐसे जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंट डिडक्शन है, पहले साल में सरप्लस है, ट्रांसफर नहीं, दूसरे साल में सरप्लस नहीं है, ट्रांसफर है। क्या हुआ होगा, प्रोबेबली साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई होगी, इसलिए कोई ट्रांसफर नहीं है, और अगले साल रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंट डिडक्शन है। फाइनल कैश, इसको तो इग्नोर करना था, 20 और 21 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, 20 का फाइनल 21 में आता है, तो ये कैश डिविडेंड 21 में आना था, ओके। उसके बाद इनको 21 में पता लगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट, ये हम लिखते थे सवाल में, ये ऑडिटेड है या ड्राफ्ट है, आई कैप ने कहा मैं खुद ही लिख देता हूं, ये ऑडिटेड है, यूजर के पास पड़ा है, ये ड्राफ्ट है, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस ड्राफ्ट, सब कुछ बना लिया इन्होंने 21 का, इट वाज पता लगा दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 12 रिलेटिंग टू अ प्लांट, ये ऐसे है बात, जरा ध्यान से देखो जरा, कॉमा, ये मैंने कॉमा डालने की कोशिश की, ये कह रहा है इंस्टॉलेशन कॉस्ट 12 मिलियन की थी, जो कि एक प्लांट से रिलेट करती है। यहां पे बात रोक के अगली बात फिर ऐसे शुरू होती है, जो प्लांट कैपिटलाइज हुआ है यकम अगस्त को, ठीक है। अब प्लांट कैपिटलाइज हुआ कितनी अमाउंट का हमें नहीं पता, वो सही हुआ होगा। मसला किसमें है, मसला यह कि इस प्लांट के ऊपर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, जो इसी के साथ ही यकम अगस्त को कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, वो गलती से एक्सपेंस आउट हो गई है, ठीक है, सही है ना। तो ये ना समझ लेना आप कि ये कैपिटलाइज हुई है। वो क्या कह रहा है, पता लगा इंस्टॉलेशन 12 मिलियन की है, जो प्लांट से रेट करती है, जो प्लांट कैपिटलाइज हुआ यकम अगस्त पे, वो वाली इंस्टॉलेशन गलती से एक्सपेंस आउट हो गई है। तो सिर्फ इसी 12 का मसला है, प्लांट सही होगा, प्लांट के बारे में तो बताता, वरना गलत होता, तो ठीक है। अच्छा, अब ये गलती 20 की है, पकड़ी गई है 21 में, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो कह रहा है जी हम लगाते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बननी है। चल, सवाल खत्म हो गया ना, ए पार्ट कर रहे हैं। ये दोनों सवाल इसलिए भी लाजमी, ये दोनों पार्ट करवाने लाजमी है कि आपको सही मानों में फर्क पता लगे कि वेटेड एवरेज नाम की चीज आई ही कब थी, जब हमने ईपीएस का टॉपिक शुरू किया था पहले दिन। उससे पहले हम ये तो नहीं कहते थे कि राइट इशू 6ठे महीने में हुआ है, बोनस इशू 8वें महीने में हुआ है, तो कोई फ्रैक्शन फ्रुक्शन लगाओ, या स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर तो बस हम शेयर इशू हुए उसको ले लेते थे। इसलिए ये दोनों सवाल इकट्ठे, दोनों पार्ट इकट्ठे करना भी जरूरी थे, ठीक है। तो क्या नाम है जी इसका, चांद नाम है जी इसका, चांद लिमिटेड, और स्टेटमेंट ऑफ, ये जरा मैंने नाम छोटा लिखा, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगली लाइन में लिखना होता है ये आपने, मैं जरा जगह बचा रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, ठीक है जी। उसके बाद अब सवाल हमने पढ़ लिया, सवाल पढ़ के पता ये चला है कि शेयर कैपिटल का कॉलम भी बनेगा और राइट इशू में प्रीमियम भी नजर आ रहा है, तो शेयर प्रीमियम का अकाउंट भी बनेगा, बल्कि पहले वाले में भी प्रीमियम था, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद रीबैलेंस सरप्लस भी है और प्रॉफिट्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग तो होना ही है, ठीक है। तो ये 4 अदद कॉलम्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। और उसने कहा था टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं, रुपीज इन मिलियन। ये शेयर कैपिटल है भाई, नजर ना आ रहा हो तो एंड वालों, ये लिखा हुआ है शेयर, बच्चे भी जरा एंड पर आज ज्यादा बैठे हुए हैं, टेंशन ही लगी रहनी है, फिर एंट्री देखते हैं ना ऊपर, फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। एंड वाली लाइन नजर आ रहा है, हाइब्रिड वालों को तो आता है नजर। अच्छा, अब ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा या 1 बार? भाई 21 में खड़े हैं, 20 की गलती पकड़ी गई है, 20 और 21 बस काफी है, 20 की गलती 20 में सही कर दोगे, 21 गलती 21 में सही करोगे। और 19 में तो ये कंपनी नहीं थी कि इससे पीछे की बात हो। बहरहाल आप लोग तो 2 लाइनें छोड़कर लिख लेते होते हैं, मुझे पता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ओपनिंग बैलेंस 2 दफा लिखना नहीं है, क्योंकि 20 और 21 की चेंज इन इक्विटी है और गलती भी 20 और 21 में है, 19-18 की कोई नहीं है कि ओपनिंग 2 बार लिखे, ओके। तो ऐसे नहीं, ऐसे स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, ऐसे ही है, और रेक्टिफिकेशन भी है। तो ये 4 टॉपिक्स इकट्ठे हुए पड़े, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, फिर जी मेरे ख्याल में एक इधर राइट इशू है, नहीं न्यू इशू है, बोनस है, प्रॉफिट्स हैं, बस काफी होगी इतनी जगह। क्लोजिंग बैलेंस, हाँ वो तो टीसीआई के आगे ही लिख देते हैं ना, ठीक है,
उसके बाद डिविडेंड है, राइट इशू है, इसमें ट्रांसफर भी है। चलो नहीं तो जगह आपको पता ही है, मेरा तो वाइट बोर्ड है, आप 5-5 6 लाइनें छोड़ देते। 31 दिसंबर 21 को एंड पे लिखेंगे, ठीक है जी, ओके। फिर 31 दिसंबर 20 आ जाएगा यहां पर, यकम जनवरी 20 ओपनिंग है और ओपनिंग बैलेंसेस हैं 0, क्योंकि बिजनेस यकम जनवरी 20 को स्टार्ट हुआ है, ओके। इसमें से ब्लैक मार्कर निकालें। अच्छा जी, अब सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ, यकम मार्च पे 20 मिलियन शेयर्स 18 ईच के इशू हुए, जिंदगी आसान कर दी इन्होंने, ठीक है। 20 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं और वो 18 रुपए पर शेयर पर हुए हैं। शेयर कैपिटल में 10 और शेयर प्रीमियम में 8, लेकिन हम तो लिखेंगे 20 मिलियन इंटू 18 और फिर आगे 8 और 10 खुद ही कर देंगे, ठीक है ना। एंट्रियां करने तो नहीं बैठ जाते। तो न्यू शेयर्स, भाई ये रीफिल कर दो साकेब, न्यू शेयर्स इशूड 20 मिलियन शेयर्स हैं इंटू ₹18, 20 मिलियन शेयर्स इंटू ₹18। अब इसमें से 10 शेयर कैपिटल, तो 20 इंटू 10 200 शेयर कैपिटल में क्रेडिट और 160 शेयर प्रीमियम में क्रेडिट। ये एंट्री हुई कैश डेबिट टोटल अमाउंट से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 200, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 160, ठीक हो गया, पुरानी बातें, ओके। उसके बाद यकम अक्टूबर 20 पे सीएल ने 15% बोनस शेयर्स इशू कर दिए। अगली लाइन पढ़ो, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर बोनस वाज 24। इसका क्या करते हैं, ईपीएस के लिए है, ईपीएस के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ इग्नोर, ये ए और बी दोनों पार्ट्स के लिए इग्नोर करने वाली है भाई। ईपीएस में भी हम बोनस इशू की तो भाई प्लीज स्पीकर जी इशू जी, तो ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर बोनस इशू गिवन है, ये हम ईपीएस की कैलकुलेशन में भी यूज नहीं करते थे। ये वाली प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली होती थी, जो राइट इशू कैलकुलेशन में ईपीएस में यूज करते थे, उसके अलावा यहां पे तो वो भी यूज नहीं करने, ठीक है। तो ये लाइन तो सिर्फ इग्नोर करने के लिए थी, लेकिन इग्नोर जरा ऐसे करेंगे कि नजर आए, ठीक है। तो मार्केट प्राइस, अरे सॉरी सांप वाला, हाँ जी, इसको क्या करना है जी, इग्नोर, ठीक है। ओह चले, सांप बेचारे के हालात थोड़े से, सांप उमा, अच्छा जी। अब बोनस इशू है, सिंपली बोनस इशू है सिंपल, उसमें आपने यहां पर बेशक वो बटे की तरह ना लिखे, वो उसका भी दिल नहीं कर रहा आज, ये सब मिले हुए हैं, माइक लैपटॉप आप सारी कुव्वतें मुखालिफ हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं खड़ा हूं डट के जी, एडा मैं कप्तान। यकम अक्टूबर पे 15% बोनस इशू हुआ, बोनस इशू। और अब इस टॉपिक में यहां पर मुझे कोई नहीं वो शेयर्स की बिफोर न्यू आफ्टर की जरूरत है, यहां पे तो सिर्फ शेयर कैपिटल परसेंटेज लगा देंगे। शेयर कैपिटल मौजूद है, तो ₹200 मिलियन इंटू 15%। अब मैंने आपको एक सवाल में ऐसे करवाया भी था कि प्रॉफिट्स आ ही जाएंगे और आ भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलो आपको तो दोनों एंट्रीज के बारे में बता दिया कि आईकैप से ये जवाब आया था, दोनों एंट्रीज ठीक हैं, बच्चा जो एंट्री करे हम नंबर देते हैं। तो आज जरा बेस्ट प्रैक्टिस करके भी देख ले, जब दोनों एंट्रीज, अब तो पक्की बात याद हो गई ना, ये दोनों एंट्रीज अलाउड है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ क्या कहता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या कहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है ना। कॉर्पोरेट लॉ ये कहता है कि अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ये है कि शेयर प्रीमियम को यूज कर लो इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए और बोनस इशू के लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स को बचा लो, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूज कैश डिविडेंड के तौर पर बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आज बेटर प्रैक्टिस भी कर हैं, तो दोनों ही सही, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, आगे प्रॉफिट आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ओके। बल्कि जो प्रॉफिट नजर आ रहा है करेक्शन सवाल में होनी है, उससे भी बढ़ जाना है वो, ठीक है। तो प्रॉफिट्स हैं अवेलेबल, बट और ये सही है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे जिसने एंट्री कर दी। लेकिन आज हम जरा प्रोफेशनल हैं, जरा बेटर प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो जाना ही है ना हमने, ठीक है। तो मार्कर्स आ गए हैं रिफिल होके, दिखाओ जरा क्या सूरत हाल है। तो शेयर प्रीमियम कितना था, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसके भी उतने नंबर हैं, पूरे नंबर हैं, कोई मसला नहीं है, ओके। अब बोनस इशू हो गया, ग्रेड इशू अगले साल का, ठीक है। अब टीसीआई लिखते थे और ये 20 है इस वक्त, ये ऐसे करके जाता था और ऐसे जाके पार्क हो जाता था। पार्क करने दो मुझे, मत बोलना गलत है, पार्क करने दो मुझे जी। 48 और तो टोटल
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ट्रांसफर इस साल में नहीं, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, आप पूरी जगह छोड़ लिया करें जी। यहां पर 48 और यहां पर 20, ठीक है। लेकिन क्या नहीं, वो गलत है ना, वो बाद में अभी गलती पढ़ूं तो सही। फिलहाल मैंने कहा मत रोकना मुझे, तुमने रोक लिया ना, आगे टाइम कोई नहीं है, आगे माइक खराब हो गया था, फिर तुमने रोक लिया। अब चलो पहले तुम और मैं लड़ाई कर लेते हैं। अच्छा, ये 48 और 20 आ गया जी, ओके। अब ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन इस साल में है नहीं, और ये 20 का फाइनल है, 20 में आ नहीं सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट इक्विटी क्लोज। अब हम आगे बढ़ने लगे थे, ये स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, वो पहला जब हमने पढ़ा था करेक्शन ऑफ एरर के बाद। आगे बढ़ने ही लगे तो पता चला ओहो 20 की गलती 21 में पकड़ी गई है, करेक्शन ऑफ एरर भी आ गया, IAS 8 भी आ गया। मैंने कहा किधर जा रहे हो, ईपीएस की तरफ बाद में जाना, हम 3 को तो भुगताओ पहले। हमने कहा बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। क्या हुआ है, मैंने कहा जी सारी बातें से बता दी है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ये वाला ड्राफ्ट पता चला कि जो प्लांट कैपिटलाइज हुआ है पिछले साल अगस्त 20 में, उसकी इंस्टॉलेशन 12 मिलियन की गलती से एक्सपेंस आउट हो गया। हमने कहा ओहो ये तो होना चाहिए था प्लांट, ये दिमाग में करनी होती है। मैं इसलिए पिछली क्लास में मैंने वहां पर लिखी थी, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे लिखने से बच्चे भी कहेंगे हमने लिखना है, दिमाग में करो, आसान सी बात है ना। होना चाहिए था प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 12 से ना, 12 से, लेकिन गलती से हाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं ना, प्लांट को डेबिट करना था, गलती से क्या कर गए हम, एक एक्सपेंस डेबिट कर गए, जो भी नाम रखा उसका, और कैश क्रेडिट कर गए। अब सही करना है तो क्या करोगे, तो ये दिमाग में करनी है एंट्री, ठीक है। हमने अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, प्लांट डेबिट होना था नहीं हुआ, करो, कैश क्रेडिट होना था हो गया, कुछ ना करो, एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी प्लांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो यहां पे मैं वर्किंग 1 ही है ना, पहली वर्किंग ओपन होगी, वर्किंग 1 मैंने यहां पर आकर लिखी जी कि 2020 के साल में गलती सही किया हमने, और प्लांट, अच्छा अगर बैलेंस शीट बना रहे होते और उस बैलेंस शीट के अंदर पीपीई का लफ्ज लिखा था तो हम यहां पे पीपीई लिख लेते, लेकिन हमने बैलेंस शीट बनानी नहीं है ना, वो IAS 8 वाली, इसलिए बस प्लांट यूज कर लो, मसला नहीं है। तो प्लांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 12 से। अब प्लांट हिल गया तो डेप्रीसिएशन ने भी हिलना है, प्लांट बढ़ रहा है तो डेप्रीसिएशन ने भी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट को ही क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लो। वैसे तो माना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और उसमें पहले साल में कॉस्ट ही होती है, लेकिन अगले साल में भी तो मसला है, तो वर्किंग करनी ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो वर्किंग अभी कर लेते हैं। वो कहता है कि यकम अगस्त से इसको कैपिटलाइज करना था, नहीं किया तो करेंगे ना डेप्रीशिएट। करना किस पे है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो पूरे प्लांट को छोड़ो, उसकी कॉस्ट भी नहीं गिवन, वो सही होगा, उसकी डेप्रिसिएशन भी सही होगी, यकम अगस्त से हुई होगी। मसला क्या है, एक 12 रुपए को प्लांट में डेबिट करना था, नहीं किया, तो वही डेप्रिसिएट होने से रह गया ना, तो उसी को पकड़ लेंगे हम, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2, यकम अगस्त 2020 पर कॉस्ट 12, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन, ये कॉस्ट लिखने की कोशिश की थी मैंने, कॉस्ट जी, डेप्रीसिएशन 12 का 20%, लेकिन हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5/12 जी, बोले 1, और बुक वैल्यू आ गई 11। 1 पॉइंट कितना आता है, 1 नहीं आता है, चलो अच्छा, एक डेसिमल ना बस यूज करते रहना। मैं कई बार ये बात कर चुका हूं, अगर फिगर मिलियंस में चल रही हो और फिगर्स छोटी छोटी हो जाएं, जैसे 7, 8, 9, 10 इस तरह की फिगर्स आ रही होती है ना, तो ये डर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक 7 मिलियन की फिगर आ रही है, ठीक है, अब उस 7 मिलियन पे कोई 2-3% लगाना पड़ जाए, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी फिगर आ गई जिसका आंसर 0.4 मिलियन आ रहा है, तो क्या 0 करोगे राउंड डाउन करके? तो छोटी फिगर्स हो वो फिगर आप 0 लिख दो, को जी राउंड कर दिया, नहीं, छोटी फिगर्स हो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज, लेकिन एक बहुत है, बस एक काफी है, एक पे राउंड कर दिया करो, ठीक है। तो 11 ये बुक वैल्यू आ गई, फिर 31 दिसंबर 21 की डेप्रीसिएशन के लिए 11 यूज होगा, 20%, लेकिन पूरा साल 2.2 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो अब अच्छा नहीं लगता, क्या ऐसे 8.8, ऐसे वाकई जरूरत तो कोई नहीं, लेकिन मैं लिखूंगा जी 8.8। हमें सिर्फ ये फिगर्स चाहिए थी, ये डेप्रीसिएशन थी जो चार्ज होती अगर ये कैपिटलाइज होता, नहीं हुई तो हम अब कर रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सोच तो हम सोचते ही नहीं, हम तो ये देखते हैं एसेट बढ़ रहा है डेप्रिसिएशन बढ़ा लो, पहले ही एंट्री लिखी हुई है। तो पहले साल में 1 रुपए की डेप्रीसिएशन, अब 2021 में ये रिकरिंग है नहीं। बच्चे पूछते हैं आगे क्लास के बाद, ये प्लांट की गलती अगले साल क्यों नहीं सही की? प्लांट तो एक बार गलत हुआ था, वो सही कर दिया, बस हर साल थोड़ी प्लांट कैपिटलाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन उस प्लांट की वजह से जो गलत होनी है, तो हर साल ही डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आना है। तो दूसरी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट क्रेडिट 2.2 से
और ये वर्किंग नंबर 2 में हमने निकाल रखा है। ठीक है, अब 2020 में एक एडजस्टमेंट हुई है, जिस गलती को पकड़ा था ना हमने, जिसकी वजह से एक एक्सपेंस क्रेडिट यानी कम हुआ है और दूसरा एक्सपेंस डेबिट यानी बढ़ा है। तो एक्सपेंसेस का कम होना बढ़ना प्रॉफिट को हिट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर बना रहे हो या प्रॉफिट की एडजस्टमेंट देखनी हो फॉर द ईयर होता है ना, तो 20 की गलती को कहां सही करते हैं? 20 में। अब हमने थोड़ी देर पहले 20 का प्रॉफिट लिखा था 48, अगर ये एडजस्टमेंट करेंगे तो ये 48 भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो सवाल पढ़ के करते हैं ना, आप तो पहले ही इसको इनर कॉलम में लिख देता। मेरे ज्यादा बंदा होता है ना, पहले लिख बैठता है, फिर वो काट के उसको सही करता है। ठीक है ना, आप तो माशाल्लाह जबरदस्त जी। 48 ये गलत प्रॉफिट उठा लो, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब जी एक्सपेंस, आमिर भाई ये यहां से लगता है या लाना पड़ता है दोबारा? चलो एक बार देख लिया। एक्सपेंस 12 से क्रेडिट हुआ यानी कम, तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। 1 रुपए से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो +12 -1, ठीक है 59। लेकिन इसको रीस्टेटेड जरूर लिख लेना, क्योंकि ये प्रॉफिट आपने अब रीस्टेट कर दिया। उसके पास 48 की फिगर पड़ी हुई है। ओके जी, बोले जी 59 सही वाला रीस्टेटेड प्रॉफिट आ गया, और 20 तो सही था, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना, ब्रैकेट में लेकर गए थे। साल खत्म हुआ, क्लोजिंग्स बता दीजिए। 230, 130, 59 और 20, ये क्लोजिंग है 20 का, जो 21 का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक हो गया, अगले साल आए। जी अगले साल आए तो एक राइट इश्यू हो रहा है। ठीक है, पहले डिविडेंड दे दो। ठीक है, कैश डिविडेंड का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, चलो सही है जी, पहले कैश डिविडेंड देंगे, तो वो सितंबर में जा रहा है, ये तो दूसरे तीसरे महीने में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल राइट है। तो 10% कैश डिविडेंड 20 का आएगा 21 में, तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 20 कैश है। ठीक है, तो इधर देखो 230 रुपीज, 230 मिलियन इंटू 10%, 23 का। अब ये इधर ऑप्शन कोई नहीं है, ये मजबूरी है, रिटेन अर्निंग से ही निकलेगा। ठीक है, तो 23 से रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैश जिसको फिर क्रेडिट कहते हैं हम। ठीक है, ये हो गया जी। अब राइट इश्यू की तरफ आते हैं। 1 सितंबर पे राइट इश्यू हुआ 40%। अब भाई देखो, ना तो बोनस इशू करते हुए बिफोर न्यू आफ्टर की कहानी आई है, ना कोई वेटेड एवरेज निकल रहा है, ना ही राइट। ये पुरानी वाली बात है, इसीलिए इस सवाल को मैंने करवाना जरूरी समझा कि ये दोनों चीजें एक सवाल में सामने होनी चाहिए, वरना ऐसे ही कंफ्यूज हुए रहते हैं, पता नहीं इधर भी वेटेड एवरेज करना है या नहीं करना। तो ये सवाल क्लास में करना बहुत जरूरी था। ये 4 टॉपिक्स की रिवीजन है देखा जाए तो। ठीक है ना, अच्छा, लेकिन मेनली कहा जाए तो 2 की है, IS 8 और 7, क्योंकि IS 8 में ही करेक्शन ऑफ एरर और सिमिलर इक्विटी का नॉलेज आ गया था, तो IS 8 और फिर आगे EPS दूसरे पार्ट में अलग हो गया। ठीक है ना, अच्छा, तो राइट इशू है। अब वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं, हम यहां पे आपको पता है क्या करते हैं जी। हम पहले तो राइट इशू को जरा थोड़ा सा R इशू लिखते हैं। आप नहीं, आप तो परिचय पूरा लिखेंगे। अब स्टेप 1, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू चाहिए, तो ये शेयर कैपिटल उठाओ रुपीज, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं और जगह बच जाएगी जी। रुपीज फ्रैक्शन में लिखते हैं, रुपीज 230 मिलियन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करो रुपीज 10। ये स्टेप 1 हो गया। यहां से निकल आएंगे 23 मिलियन शेयर, जो कि इमीडिएटली बिफोर राइट इशू थे। अभी राइट इशू वाले नए शेयर नहीं निकले अभी। अब हम इस का जो आंसर आता है यहां पे लिखेंगे नहीं, उस पर लगाएंगे 40%। तो कितना आंसर आता है? ये 9.2 लिख लो। ये हैं वो न्यू शेयर्स जो इस राइट इशू में हमने इशू किए। सो स्टेप 1, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, ये स्टेप आ गया। स्टेप 2, राइट शेयर्स, न्यू शेयर्स 9.2 मिलियन शेयर्स है। ठीक है, 9.2 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो 12.5, 12.5 लिखा हुआ है। पास पेपर 1 स्टेटमेंट इक्विटी का गालिबन वेडनेसडे लिमिटेड, उसमें भी ऐसी एडजस्टमेंट थी, शायद फिगर भी यही थी मुझे तो लगता है। ठीक है, चले। ऑन 1 सितंबर CL इशूड 40% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 12.5%। प्रीमियम की है, प्राइस नहीं गिवन, प्रीमियम की फिगर गिवन है। तो इसका मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए जमा 12.5 पे, तभी तो 12.5 का प्रीमियम बना। ठीक है ना, यानी 22.5 रुपए पे इशू हुआ। तो यहां पे तो हम लिखेंगे सिर्फ 22.5। लेकिन अगला काम हम करेंगे कैलकुलेटर पे।
तो कैलकुलेटर पे पहले हम लिखेंगे 9.2, ये ध्यान से लिखने करने वाला काम है, ठीक है ना। ये स्टेप 3 एंट्री होने लगी है, तो 9.2 इंटू 10 92 शेयर कैपिटल में क्रेडिट, और 9.2 इंटू 12.5 115 राइट इशू भी हो गया जी। कौन करे एंट्रीज, तो बड़े हो गया ना आप, तो पर्चे तक जाते जाते ये लेवल आपका हो जाता है, ठीक है, ये हाल हो जाता है। अच्छा जी बच्चों, राइट इशू भी हो गया। अब ठीक है, ये जा रहे हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के नाम से 2021, लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट सही, चलो फिलहाल आन दो 66 और 0, 66 और 0, कोई सरप्लस इस साल रोज नहीं हुआ। लेकिन जागते हुए बताएं मुझे कि 2021 में एक करेक्शन करनी पड़ी है, जिसकी वजह से एक एक्सपेंस डेबिट हुआ है, यानी बढ़ा है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट इनर कॉलम में आ गया, ठीक है जी। और एक्सपेंस बढ़ा है 2.2 से, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 2.2 से, ठीक है जी। और इसके साथ रीस्टेटेड भी लिखेंगे, नहीं लिखना क्यों जी, कितना 63.8, लेकिन एक जगह रीस्टेटेड लिखना मैं भूल गया हूं। हाँ, उसकी वजह यह है कि जब ये वाली फिगर बदल गई है तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग तो बदलना ही था, ये मैं भूल गया था जी, माजरत, आपने परिचय में नहीं भूलना। हाँ, अगर ओपनिंग 2 बार आए तो फिर रीस्टेटेड 3 बार आता है। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक एडिशनल चीज भी थी, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। 4 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस को करना है डेबिट, रिटेन अर्निंग्स को करना है क्रेडिट, और सवाल हुआ खत्म। कितने नंबर आ गए? 8 नंबर हो गए आपके। अब ये कोई मुश्किल काम है, तो पर्चे में हर तरह के सवाल होते हैं जी, बोले 322 245 103.8 और 16, 8 नंबर हो गए। अब 9 नंबर का काम रह गया, ठीक है, वो भी हो जाएगा, वो भी जब ईपीएस पढ़ लिया, अब क्यों नहीं होगा वो, आप देखोगे कोई एक भी चीज छोटी सी भी नई नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि प्रॉफिट चेंज हुआ है, 10 में 20 का प्रॉफिट 21 में हमने सही किया है, तो रीस्टेटमेंट तो पहले ही करते होते हैं, राइट इशू वगैरह हो जाए तो साथ में प्रॉफिट भी रीस्टेटेड इस्तेमाल करेंगे, ये मैं अभी दिखा देता हूं, ठीक है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं जी। पार्ट बी, वैसे तो सवाल को देखने की बजाय ना आप इस पार्ट से भी देखकर चल सकते हैं। अगर आपने अर्निंग्स उठानी है तो वो अर्निंग्स पैट होता है ना, ठीक है, वो पैट की फिगर सही होकर ये पड़ी है, सही पैट ही यूज करना होता है ना, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि 20 में उन्होंने जो पुरानी ईपीएस निकाली होगी वो गलत प्रॉफिट वाली होगी, वो तो रीसेट करनी होती है वैसे भी, ठीक है। तो पैट भी हमें यहां से मिल जाएगा ईपीएस के लिए, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं तो शेयर्स भी पड़े होंगे। ये ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, ये न्यू शेयर इशू हुआ, ये बोनस इशू हुआ, इस साल में ये 2 ही थे, फिर अगले साल में ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा और एक राइट इशू हुआ, बस इतना सा सवाल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि काम। पार्ट ए था ये, पास पेपर 5 है, पेज नंबर 409 वॉल्यूम 1, ठीक है ना, ये सवाल हम कर रहे हैं। तो पार्ट बी ईपीएस निकालनी है। क्या कहा उन्होंने? कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड। पहले बेसिक तो निकाल ले, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस, ये पार्ट बी चल पड़ा है जी। बेसिक ईपीएस 2020 की, एक काम वैसे ही मैं कर रहा हूं, बेसिक नहीं लिख रहा अभी, सॉरी। अच्छा, बेसिक ईपीएस, बोल बेसिक ही रहा हूं। बेसिक ईपीएस 2020 की ये निकालनी है जी हमने। तो हमने 20 की अर्निंग्स, ये जो उन्होंने किया होगा काम, हमने 20 की अर्निंग्स उठानी है, वो जो उन्होंने निकाली थी, और 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी जो ऑडिटेड उनके पास है, जिसकी उन्होंने ईपीएस भी निकाली होगी, वो प्रॉफिट है 48, ठीक है। तो ये पुरानी ईपीएस 48 मिलियन, तो ₹48 मिलियन। डिवाइड करेंगे इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, वर्किंग 1 2 हो गई है, वर्किंग 3 में हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, ठीक है। यहां पर हम जगह छोड़ देते हैं जितनी, बेटा अभी हम रीस्टेट करेंगे उसको। बच्चों इस साल के सही प्रॉफिट वैसे ही रीस्टेट करनी पड़ जानी है, जब राइट इशू ने आना है तो पता ही आपको कंपैरेटिव रीस्टेट होना है, लेकिन जब वो निकालेंगे ना उस वक्त फिर प्रॉफिट भी सही वाला ही उठा लेंगे, वो रीस्टेटमेंट भी आ जाएगी। अच्छा सुनो, वर्किंग नंबर 3 में
हमने निकालने हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी। मैं हेडिंग नहीं बना रहा बस, ठीक है, ठीक है। डेट आएगी, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। यकम जनवरी 20, ओपनिंग कितने नंबर, अब ये नंबर ऑफ शेयर चल रहे हैं, ओपनिंग कितने शेयर्स पड़े हैं, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद चलो सवाल की तरफ, डेट्स वगैरह भी हैं, सवाल की तरफ ही आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ, यकम मार्च को 20 मिलियन शेयर्स इशू हुए, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है जी, ठीक है। तो कब जी, 20 को न्यू शेयर्स इशू हुए। खामोश है तो मार्केट प्राइस भी अज्यूम करेंगे ना, न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस। लेकिन फिगर लिखने से पहले हमने यहां पर फ्रैक्शन लगाया, माना 0 है, 7 0 ही आंसर आना है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट तो ना खराब करें, तरतीब तो वही चले, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी के 2 महीने, तो 2/12, ठीक है जी। उसके बाद कितने शेयर नए इशू हुए, 20 मिलियन नए शेयर्स इशू हुए, तो टोटल 20 हो गए। उसके बाद बोनस इशू हुआ, ठीक है। अब देखो एक बात देखो ध्यान से, ये बहुत जोर लगा के मैं लाइन लगा रहा हूं, ओए होए होए, जैसी भी लग गई है, एक और इसके साथ लगा दी जो ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये अब कुछ सीधी हो गई, मतलब कहने का ये है कि देखो वो जो बोनस इशू वाला एनालिसिस है या राइट इशू वाला एनालिसिस है, मैंने इस सवाल को करते हुए उसको सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। तो एनालिसिस बोनस इशू का वैसे तो वर्किंग नंबर भी ना दिया करो, मैं तो कहता हूं वो बस साइड पे लिख लिया करो, ठीक है ना, वर्किंग नंबर भी क्या देना, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखना है, एनालिसिस, एनालिसिस जी बोनस का। देख लो पार्ट ए इज ओवर, ऐसी कोई चीज हमने नहीं सोची थी, को फ्रैक्शन लगना है को नहीं लगना, ठीक है, बिफोर आफ्टर कोई चक्कर ही नहीं था, ओके। अब बिफोर, न्यू और आफ्टर। अब यहां पे मैंने कहा था भाई आपने बिफोर न्यू आफ्टर की तरह से ही इसको लिखना है, मजबूरी है, यही यूज करते हैं, ठीक है। तो बोनस शेयर्स हैं 15%, बोनस इशू है 15% पर 100, हर 100 शेयर रखने वाले को 15 नए मिलेंगे, तो घर जाते हुए हाथ में 115 शेयर होंगे उसके, ठीक है। ऐसे ही इंशाल्लाह राइट इशू के लिए करेंगे, ओके। लेकिन जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो इस साल में है नहीं, ठीक है। तो ये जरा जगह खाली थी मैंने यूज कर ली, लेकिन डर लग रहा था कि आप इसके साथ ना इसको कहीं पे मैच कर रहे हो, तो मैंने बड़ी जोर जोर से 2 लाइनें लगाई हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वर्किंग, ये उधर, ठीक है। अच्छा अब नए शेयर्स इशू हुए हैं किस दिन, बोनस वाले, यकम अक्टूबर 2020 पर बोनस इशू है, बोनस इशू है, तो 20 को उठाएंगे। वैसे तो वही 15% लगाना है, लेकिन तरीका हमारा वही पुराना कि हमने बिफोर से डिवाइड करके न्यू से मल्टीप्लाई करना है, मेरा रिवीजन भी हो ना, ठीक है। तो डिवाइड किया बिफोर से 100, मल्टीप्लाई कर दिया, वही 15% है, कई बार ये बात बोली मैंने क्लास, ठीक है। तो कितना, लेकिन पहले 7/12 कर लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये 20 मिलियन, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने नहीं 6 महीने, मार्च नहीं गिना, चलो मार्च अप्रैल, मैं फिर गिन लेना, मार्च अप्रैल, मैं उंगलियों से गिनने से छोटा नहीं होता, आप लोग समझते हैं उंगलियों पे नहीं गिनेंगे तो छोटे हो जाएंगे, उंगलियों पे गिनेंगे तो छोटे हो जाएंगे, पर्चे के अंदर फिर 6 महीने आई कैप छोटा करता है। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जी 7 महीने, ठीक है। उसके बाद ये 3 है बेटा, ठीक है, और ये टोटल हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद इस साल में कोई और शेयर कैपिटल की मूवमेंट है, कोई शेयर कैपिटल की मूवमेंट नहीं है, तो ये बस क्लोजिंग है। लेकिन इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 करना है। अब आंसर बताओ ये, ओके, क्योंकि इसमें तो बोनस का एलिमेंट आ गया, मसला नहीं है, लेकिन 20 बिफोर बोनस है, हम चाह रहे हैं ये बिफोर से आफ्टर पे चला जाए, तो डिवाइड करेंगे बिफोर से, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया बिफोर से 100, मल्टीप्लाई किया आफ्टर से 115, और ये ठीक है आगे 0 पड़ा है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करें ना, ये ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं है, चलो सवाल खत्म। फिर यहाँ पे 0 मैं लिख देता हूँ मुश्किल वाला, 13.4 बस 4, और ये 5.8, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 19.2, ये हमारी कैलकुलेशन में यूज होंगे 19। अच्छा देखो हमने तो
चेंज इन इक्विटी बनाते हुए ऐसी कोई बात नहीं सोची, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी के अंदर 23 मिलियन शेयर्स ही पड़े होंगे। क्या मतलब शेयर कैपिटल के फेस पर 23 इंटू 10 करो जरा, वैसे इधर 23 इंटू 10 करो। थोड़ी देर के लिए मैं अच्छा चलो बोनस भी बीच में आ गया ना, 230 राइट इशू भी आ चुका है, लेकिन हम इस साल में खड़े हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो 230 रुपीज का शेयर कैपिटल आ रहा होगा, ये ऐसे लिखा होगा फेस पे। अब यूजर ना इसको देखेगा और देखकर कहेगा अच्छा 230 ईपीएस वाले नोट की बेस बना रहा हूं, ईपीएस के अंदर लिख के नोट बना के लिखना पड़ता है कि शेयर्स कितने यूज किए, अर्निंग्स इतनी यूज की, को फर्क हो तो, ठीक है ना। यूजर इसको देख के कहेगा 23 मिलियन रुपीज 10 ईच है, 23 मिलियन डिवाइड बाय 10 कितना, 230 मिलियन डिवाइड बाय 10 कितना, 23 मिलियन शेयर्स इन इशू हो चुके हैं इस दिन तक, 31 दिसंबर तक ये इशू हो चुके हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर तो वही शेयर्स आते हैं जो साल के आखिरी दिन भी इशू हो गया, वो शेयर कैपिटल में आया पड़ा, ठीक है ना। लेकिन 230 मिलियन का शेयर कैपिटल या 23 मिलियन शेयर्स ईपीएस के लिए हम यूज नहीं करते। ईपीएस के लिए कौन सी फिगर यूज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज शेयर्स की, जो 19.2। अभी नोट बनाएंगे इंशाल्लाह, इसी सवाल का बनाएंगे जिसके अंदर यूजर को ये बताएंगे, क्योंकि यूजर ने तो ईपीएस को देखना है ना, तो उसने कहना है ये पैट पकड़ो और वो 23 मिलियन शेयर्स जाके निकालेगा, 230 डिवाइड 10 करके वो डिवाइड करेगा, उसकी ईपीएस डिफरेंट आएगी। तो फिर उसे बताएंगे भाई हमने ये शेयर्स नहीं यूज किए, वेटेड एवरेज शेयर्स यूज किए, लेकिन वर्किंग नहीं शो करेंगे, बस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता देंगे। ओके सही है। अब ईपीएस निकलने का मौका आ चुका है जी, 19.2 मिलियन शेयर्स, तो ईपीएस आ गई ₹2.5 पर शेयर, ठीक हो गया जी। अब 2021 आया जी, 2021 में आपने ईपीएस निकालनी है, तो गलत प्रॉफिट उठाकर ना निकालना, प्रॉफिट सही कर, ये तो ईपीएस आपने अभी निकाल ली है ना, वो तो उन्होंने निकाल ली थी, अब उसको भी हम इंशाल्लाह हम अभी सही करेंगे, ठीक है जी। तो 63.8 वाले सही प्रॉफिट को उठाओ, ₹63.8, एंड वालों को शायद नजर ना आए, दोबारा लिखता हूं, ₹63.8, ठीक है जी। और डिवाइड करना है इन शेयर से 19.2, अच्छा 23 से कर लें, ये 23-20 का क्लोजिंग है, 23 मिलियन शेयर्स, 21 का ओपनिंग बनेंगे, फिर 21 में राइट इश्यू भी है, तो इसका मतलब वर्किंग 4 भी करोगे आप आज, ठीक है। वर्किंग 4 में ये काम, तो 2 साल आ गए ना जी, तो वर्किंग 4, लेकिन मैं हेडिंग वही यूज कर रहा हूं, ओके, जरा टाइम बचा रहा हूं, क्लास लेट हुई है ना, छोटी मोटी टाइमिंग तो बचा सकते हैं ना, हेडिंग वही यूज हो जाएगी, ओके जी। अब 1 जनवरी 21 को ओपनिंग बैलेंस, ये 23 इस साल का ओपनिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद तेज आओ, सवाल तेज कराओ, है ना, वो हो नहीं सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ जी। कितने गया 1 सितंबर 21 पे राइट इश्यू हुआ, फौरन इधर आए हम, वो बेस तो डाले ना, बिफोर, न्यू और आफ्टर जी। 40% राइट इश्यू है, हर 100 शेयर रखने वाले को 40 नए मिलेंगे, घर जाते हुए 140 उसके हाथ में होंगे, ये हमारी बिफोर न्यू आफ्टर वाली कहानी। अब फिलहाल उलट तो नहीं चलना, फिलहाल तो शेयर इशू कराने हैं, तो किस दिन शेयर इशू है जी, 1 सितंबर 2021 पर राइट इशू हुआ, 23 डिवाइड करो इसको बिफोर से, मल्टीप्लाई करो न्यू से, वही 40%, तो डिवाइड किया आपने 100 से, मल्टीप्लाई किया 40 से, तो ये लिखने से पहले जरा फ्रैक्शन लिख लें जी। फ्रैक्शन कितने महीने, 8 महीने तक ये आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है। और फिर कितने ये 9.2 के देखा लग रहा है, ये राइट इशू इतने ही शेयर्स हुए थे, हमने निकाले थे, वो नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे आ गए, ठीक है। अच्छा जी, टोटल करें 32.2 बस, और तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ फ्रैक्शन तो लगेगा ही, 4/12, लेकिन 32 में तो राइट इश्यू का असर है, 23 पे नहीं है, तो फिर अपनी वर्किंग में आएंगे, बिफोर न्यू, ऊपर नीचे जी, बिफोर न्यू आफ्टर। अब आओ इधर देखो, राइट इशू की इशू प्राइस तो हमने ली थी, लेकिन इमीडिएटली बिफोर राइट इशू को हमने अभी तक स्टेटमेंट इक्विटी के सवाल में इस्तेमाल नहीं किया था, ये सिर्फ ईपीएस की, ये ईपीएस की कैलकुलेशन में है, ये तो है ही नहीं ना, ये तो कभी यूज ही नहीं किया था, ठीक है। अब हमने जब राइट इशू किया, इमीडिएटली बिफोर दैट राइट इशू 33 रुपए का शेयर था, तो बिफोर वालों को 33 पे रखते थे, 33, ठीक है। और
इशू किया है हमने न्यू शेयर्स को 12.5 जमा 10 22.5 पे, तो न्यू वालों को 22.5 देते थे, ठीक है ना। ये तो टोटल होता था ना हमारा, ओके। और इधर अब टोटल कॉस्ट भी निकालते थे जी। 3300, 900, 4200। अब इस 4200 टोटल कॉस्ट को इस 140 टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते थे। एग्जैक्ट 30 आ गया। अब दरमियान वाले को जाओ भाई, चलो निकलो शाबाश। ये और ये यूज करने, ये ऊपर है वहां पर भी ऊपर, ये नीचे यहाँ पर। लॉजिक दूं? लॉजिक चलेगा ना काम जी। ऐसे होता है, ऐसे कन्विंस किया जाता है जी। लॉजिक भी दे दी और रट्टे भी पक्का कर लिया, ठीक है ना। लॉजिक जरूरी है, जिंदगी में कभी काम आ सकती है, लेकिन पर्चे में मत सोचना पहले इतना कुछ याद रखा होता है, इतने टॉपिक्स होते हैं उसमें वो लॉजिक कहाँ याद रहती है जो 2 दिन में तो समझ आई थी जाके, ठीक है। तो हाँ समझ आ गई, जिंदगी में लिख लिए कहीं पे, कहीं जिंदगी में काम आ जाएगी, लेकिन पर्चे के लिए ये काम की चीज है। हमने भी ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही करें जी। इंटू 33 डिवाइडेड बाय 30, चलो 16.9 कर लो, और ये 10.7 कर लो, 28। हाँ ना, तो एक डेसिमल बेटा चल रहा है ना, अब वो मजबूरी है। अब कहीं पे राउंड ना करो, फिर एक डेसिमल को लिखते, एक डेसिमल बाद एक डिजिट को लिखते रहो, ये मैंने समझाया। 27.6, ठीक है जी। अब हमने 32.2 मिलियन से डिवाइड करना है या वेटेड एवरेज से? अब यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेयर कैपिटल के कॉलम में से, इक्विटी में, चेंज इन इक्विटी में शेयर कैपिटल के कॉलम में से तो सिर्फ यही निकाल सकेगा, तो उसको ये पता नहीं होगा, तो ये लिख के बताएंगे अभी डिस्क्लोजर बनाने लगे, ठीक है। तो ईपीएस 27.6 से डिवाइड करके कितनी आती है? ₹2.3 पर शेयर। अच्छा बच्चों, ये वो ईपीएस थी जो उन्होंने 10 में निकाली थी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे ये नजर आ रही होगी, ठीक है। अब एक वो ईपीएस है जो 2020 की हम निकालेंगे, ठीक है जी। और हम इसको कहेंगे जी हमने इसको रीस्टेट कर दिया है। अभी फिलहाल पुराने कॉन्सेप्ट की बात ही करूं तो हम इसको रीस्टेट इसलिए कर रहे हैं कि राइट इश्यू हो गया है, तो राइट इश्यू के बोनस एलिमेंट को भी हम हमेशा से का मतलब होता है जितने पीरियड्स प्रेजेंटेड है ना वहां तक इसको पहुंचा दो। तो ड्यूरिंग द ईयर भी साल के शुरू में पहुंचाते हैं और फिर पिछले साल पे भी इसको लेके जाते हैं। 3 साल प्रेजेंट करते हैं तो 3 साल पे ले जाते हैं, जब से बिजनेस चला आ रहा है, हम यूं कहते हैं, ज्यूम करते हैं कि तब से ये भी है, ओके। अच्छा, अब असल लॉजिक तो यही है कि जो पीरियड्स प्रेजेंटेड है ना सिर्फ उन्हीं पर ही अज्यूम करो कि ये इन दोनों पे ही है, ताकि ये कंपेरेबल हो जाए ना। पहले दिन यही बताया था, कंपेरेबल हो जाए। अच्छा, अब यहां पर जो प्रॉफिट आपने उठाना है बच्चों, वो प्रॉफिट 48 मिलियन नहीं लेना, ठीक है। जब रीस्टेट कर ही रहे हो, यानी राइट इशू ना भी होता ना तो इनकी ईपीएस रीस्टेट हो जानी चाहिए। ये वो बात है जो आईएएस के टॉपिक में एक लिखी हुई थी, मैंने कहा था ईपीएस के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी जब रीड करना है तो वहां पर नजर आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट बदल गया है, तो भाई पुराने प्रॉफिट के हिसाब से जो ईपीएस निकली थी वो तो नहीं ना होनी, तो ये वैसे ही रीस्टेट होनी थी, लेकिन खैर से हमारा राइट इशू भी आ रहा था, ठीक है। तो हमने सही वाला प्रॉफिट उठाया। अब कि यार जब रीस्टेट कर ही रहे हैं तो सही प्रॉफिट वाली सही ईपीएस ही बताएंगे ना, पिछली सारी गलती भी सही कर दी है प्रॉफिट में, वो तो नोट में जाके बताएंगे। एक एक्सपेंस था, वो सारी बात जैसे लिखते थे नोट में, ठीक है, लाइन आइटम्स को भी हिट कराएंगे, लेकिन नोट में प्रॉफिट तो बदल गया ना, तो नोट में वो नए वाला प्रॉफिट लो 59 डिवाइड करोगे। अब ये 27.6 नहीं उठा लेना, 19.2 शेयर्स वो उठाने हैं। हाँ, 19.2 को पकड़ोगे और क्या करोगे, ये वाला फ्रैक्शन इधर भी, तो इंटू 33/30 जी 2 पॉइंट। तो ये आपका सवाल हुआ खत्म, ठीक है जी। खत्म क्यों हुआ? रुको ओहो, एक्सट्रैक्ट तो मैंने कहे हैं ना, पर्चे का सवाल तो खत्म करने दो, एक्सट्रैक्ट तो बनवाने हैं जी। बच्चों उसने कहा था डाइल्यूटेड भी निकालो, वो तो हमने निकाली ही नहीं। कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर, कोई प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, वो सवाल में कहीं नजर आया नहीं, नजर आया ना। तो इसी सूरत के अंदर फिर हम यूं लिखा करते हैं कि बेसिक भी यही है और डाइल्यूटेड भी यही है, ठीक है। अगर अलग होती तो अलग करते, जैसे कल सिखाया भी था, सवाल कराया था ना, कल ही किया था ना सवाल हमने, वो एग्जाम लेवल वाला, जरा ऊपर चला गया माजरत, ठीक है। और ये बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस जो रीस्टेट हुई है, ठीक है। तो यही हमारी ईपीएस डन। उधर रखें, पिक्चर ले लें जी 5-7 सेकंड में। ये कितना 18-17 नंबर का सवाल था, तो इतना कोई हैवी सवाल नहीं था कि तैयारी 2 टॉपिक्स की हुई पड़ी हो तो मसला हो। आपके सामने हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं थी, बस हाँ ये दिखाना था कि 2 साल पे चल रहा है तो एक क्लोजिंग दूसरे को ओपनिंग बन रहा है, बस इतनी सी बात है। और थोड़ी सी बात ये बतानी थी कि सही प्रॉफिट्स, अगर गलत प्रॉफिट सही हो तो सही प्रॉफिट्स को पिछले साल में रीस्टेट करके यूज करना है, ठीक है।
जी हाइब्रिड में कोई पिक्चर नहीं ले रहा तो ले आए इधर आमिर भाई, कैमरा ले रहे हैं, जल्दी है ना हाइब्रिड वालों, आपकी पिक्चर के बाद ही ये कैमरा इधर आ सकता है, प्लीज पहले पिक्चर ले लिया करें जब कहा करूं तो। अरे जो फिजिकल के बच्चे हाइब्रिड में उठकर गए हैं, जरा इन्होंने रुकना है, मैं क्लास के बाद आऊंगा, मुझे फीडबैक देना है। फिजिकल वाला हाइब्रिड में जाके बैठे, पता तो लगे हैं। जी आ जाओ आमिर भाई। अच्छा बच्चों, ये तो सवाल हो गया खत्म। आईकैप ने ना अपनी किताब के अंदर डिस्क्लोजर्स लिख दिए हैं, ध्यान से सुने ये बात। कर लें डिस्कशन, को मसला क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लें, बताएं बेटा, बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ, नहीं है कोई मसला है कहीं पे बताओ ताकि आगे चलने से। ये बात नहीं पता आपको? इसमें ना छुट्टी तो नहीं की कोई? जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मेरे से क्लास के बाद मिलो आके, मैं बताता हूँ कौन कौन से लेक्चर्स ऊपर बैठ के, ऊपर तो नहीं आईटी लेवल चली गया थोड़ी देर के लिए, पूरे दिन के लिए जी, वो लेके लेक्चर फिर ये बात कीजिएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही सामने है जो आप गुजारा करें उससे। अच्छा, लेकिन मसला हल हो जाएगा, किसी और को मसला नहीं हुआ ये। अच्छा सुने, आईकैप ने अपनी किताब में डिस्क्लोजर्स लिख दिए हैं, लेकिन अपनी किताब में कोई एग्जाम्पल वगैरह ऐसी नहीं दी जिसमें से डिस्क्लोजर बनाए हो, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैं पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूं, मैंने इसी सवाल के अंदर ऐड कर दिया। वैसे ना मैं घर से प्लान करके ये आया था कि मैं घर से तो ये प्लान करके आया था कि मैं माइल्स लिमिटेड का डिस्क्लोजर आपको बनवाऊंगा, लेकिन फिर ये सवाल हो गया तो मैंने इसी का ही कर दिया। और ये नोट आपके लिए कोई मसला नहीं है, अभी मैं बता भी देता हूँ, इसको डिस्कस करके घर भेजूंगा। अब बस ये कोशिश करनी है 15 मिनट में डिस्क्लोजर बन जाए, मुश्किल नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ढूंढनी पड़ी थी मुझे, तो जितना टाइम आपके माइक ने यूज किया उतने टाइम मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ी हुई थी जो FAR 2 वालों को दिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि 2 पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आए, एक के अंदर बेसिक और डाइल्यूटेड अलग अलग थी, उन्होंने अलग अलग प्रेजेंट की, और दूसरी की किताबों के अंदर, दूसरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्योंकि कोई कन्वर्टेबल उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो उनकी बेसिक एंड डाइल्यूटेड एक ही थी, तो उन्होंने ऐसे ही लिखा जैसे हमने अभी लिखना है। लेकिन इससे पहले अच्छा ये आ गया, और दूसरे में ये पैकेजेस यस। चलें जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। जी मैंने कहा कि प्रिपेयर कर दें रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 एंड 21। बच्चों पहले मसला समझें, फिर उसका हल भी अल्लाह निकालेंगे। ये जो डाटा गिवन है, अगर इससे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो एक्सट्रैक्ट कैसा बनेगा? आपको पता है नेट प्रॉफिट 48 और 66 जो क्या अब सही हो गए हैं, तो सही वाले हम लेंगे। सही वाले क्या हैं जरा बता दें, अब मैं उठ के नहीं जा रहा। ये 59 हो गया सही होकर, ये 59 हो गया सही होकर, और 66 वाला सही होकर 63.8 हो गया। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, एक्सट्रैक्ट बनाऊं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है ना, बोलो कितना नेट प्रॉफिट है? 20 का 59 और 21 का 63.8, लेकिन ये 59 का प्रॉफिट क्या हो चुका है? रीस्टेट हो चुका है बच्चों। ठीक है, थोड़ा गुस्से में आओ भाई मारकर जी, रीस्टेटेड। ओके, अच्छा अब ये प्रॉफिट प्रेजेंट हो गया, साथ ही OCI भी गिवन, OCI का आइटम भी गिवन है 20 और 0। ये तो एज इट इज उठा लो, ग्रीन कलर से लिखते थे हम, ऊपर वाला रेड से लिखते थे, चलो अब माफ कर दो, 20 और 0। टोटल कंप्रीहेंसिव कितनी आ गई इनकम? 79 और 63.8। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को ना 2 सफ़ों पे बनाती हैं। एक सफ़े पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करती हैं, दूसरे पे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। आइटम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ। नेस्ले को ही सामने लाते हैं। ये देखो, ये शुरू हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ अंग्रेजियाँ मार के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन्होंने बनानी शुरू की। एक सफ़े पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, दूसरे सफ़े पे एसेट्स रखे हुए हैं, 2 सफ़े पे बैलेंस शीट आ गई। तीसरे सफ़े पे गए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अलग रखी है जिसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है बस, और उसके बाद अगले सफ़े पे जाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखकर पैट पीछे से उठाकर लाते हैं और OCI यहां पे ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। आप लोगों को लगता है सिर्फ रीवैल्यूएशन है, FAR 2 में जाके 1-2 चीजें और आ जाएंगी, एक चीज और आ जाएगी, लेकिन फाइनल अकाउंट में जाके फिर अखीर हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत सारे OCI में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक सफ़े पे टोटल स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इकट्ठी भी बनाती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक सफ़े पे
प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे पे ओसीआई अलग अलग भी कर देते हैं। नजर आ रहा है ना, यहां से नेट प्रॉफिट निकला, ये नेट प्रॉफिट उठाकर ले गए अगले सफे पे नेट प्रॉफिट लिखकर, उसके आगे ओसीआई जैसे हम करते थे, और फिर ये अलग ओसीआई के आइटम्स आ गए और एंड पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उन्होंने यहां पे कर दिया। अगर ये भी डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है, किताब में पढ़ाऊंगा, ये डिस्क्लोजर तो मैंने पढ़ाने शुरू कर दिया ईपीएस के, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ये लिखता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दो सफों पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाए, ओसीआई अलग बनाए, तो ईपीएस को फिर कहां शो करना चाहिए? आप सोच के बताओ, ईपीएस को फिर कहां प्रेजेंट करे? यहां टोटल के नीचे प्रेजेंट करे या प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे? सोच के बताओ, अपनी सोच भी बताओ ना। लॉजिकल है प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे, और यही स्टैंडर्ड भी कहता है, ठीक है, कि ईपीएस क्या है, पैट को लेते हैं और ऑर्डिनरी से डिवाइड करते हैं ना, तो उसी पैट के नीचे वो कहते हैं ईपीएस। तो अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं जैसे हमने बनाई है कि समय पे, तो वो तो फिर ईपीएस जाहिर है एंड पे ही शो करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेस्ले है, जिन्होंने एक सफे पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है, ठीक है, और दूसरे सफे पे भैया नेस्ले है, मैं कहीं पे वो टॉप पे दिखा के लाना पड़ेगा, ये नहीं पैकेज दूसरा है, ये वो तो मैंने लिखा हुआ है ना, इसका नाम भी बहरहाल कहीं पे मिल जाएगा, बाद में देखेंगे। अच्छा, तो ये छोड़े, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक सफे पे बना रहे हैं, पैट जिस पे आता है, और ओसीआई अगले सफे पे रख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है ये ईपीएस को प्रेजेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले सफे पे। देख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? अर्निंग्स पर शेयर। लेकिन आगे क्या लिखता है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। अभी नोट में जाके बताएंगे कि हमारे पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ही नहीं, जैसे अभी हमारा ये क्वेश्चन था वैसे ही ये नेस्ले है, ठीक है। और इंशाल्लाह कल एक सवाल करवाऊंगा जिसमें वो जो माइल्स वाला सवाल है ना, उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन आज देके भेजनी है, कल फिर डिस्क्लोजर बनवाऊंगा जिसमें डाइल्यूटेड ईपीएस भी होती है, तो फिर वो पैकेजेस के साथ मैच करेंगे। फिलहाल आज हम इसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाती मरा दूं आपको, यार ये वैसे बहुत दूर आना पड़ेगा, चलो उर्दू भी लिखी हुई है, आपको नजर नहीं आ रही पर लिखी हुई है, ये तो नोट्स ही चल रहे हैं। नहीं सर्च नहीं होगा मुझसे, मुझे सर्च कहाँ करना आता? ओए हो ये देखें जी। अच्छा, अब ये पैकेजेस वाले हैं, चल भाई पैकेजेस लिमिटेड ने बैलेंस शीट बनाई हुई है एक सफे पे ऐसे करके, ठीक है, एसेट एक साइड पे, लायबिलिटीज एक साइड पे, एक ही सफे पे। उसके बाद जाग जा भाई, उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक सफे पे रखा है, और इन्होंने भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगले सफे पे रखी है। तो फिर ये ईपीएस किस सफे पे शो करेंगे, पिछले पे या इस पे? पिछले पैड वाले सफे पे। तो पैड वाले सफे पे आए तो यहां पे लिखा हुआ है अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक अलग डाइल्यूटेड अलग, तो जिनकी होगी वो अलग शो करेंगे, जिनकी नहीं है वो लिखेंगे जरूर, बेसिक भी यही डाइल्यूटेड भी है, ठीक है। चले वापस आए। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि आपने तो उठाकर मुंह उठाकर 21 की ईपीएस जरा देख के बताओ भी, जो निकाली है आपने 21 वाली ईपीएस कितनी है? आपने लिख दिया 2.3, और 10 की रीस्टेटेड वाली कितनी है? अब यूजर बैठा बेचारा, वो 63.8 को डिवाइड करता है 23 मिलियन, 79 को डिवाइड करता है 23 मिलियन शेयर से, उसकी ईपीएस ही नहीं आ रही हो, वो सर पकड़ के बैठा है, ये क्या हुआ? अभी तो इस सवाल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, वरना जो पैट यहां नजर आता है और जो यूज होता है ईपीएस में, वो दोनों भी डिफरेंट होते हैं। तो यूजर को ये दो बातें बतानी है, ठीक है। कैसे बतानी है? नोट्स में जाकर। तो नोट 46 मैंने इसलिए लिखा कि यहां पर ओहो इन्होंने 33 लिखा हुआ था, अच्छा चलो तो नोट 33 कर देते हैं, वो पैकेजेस में 46 था, नोट नंबर 33। ऐसे ही जैसे नोट बन रहे होते थे, याद करो, और याद है हम ऐसे ही कोई रैंडम नंबर लेते थे, तो यहां पे भी कोई रैंडम नंबर ले लिया मैंने 33 के। यूजर अगर आप देखना चाहते हो कि ईपीएस कैसे निकली है, तो नोट नंबर 33 में जाओ। अब जब वो नोट नंबर 33 में जाएगा तो वो ऐसे होगा, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट नंबर 33 होगा, पिछली क्लास 46 था, वो लोग पैकेजेस वाला नंबर ले रहे थे, आप नेस्ले वाला, बड़े लोग जी। तो 33.1 में आप बताएंगे अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकली। आप कहेंगे जी जो अर्निंग्स यूज हुई है ना, ठीक है, अर्निंग्स पूरी बात अगर मैं लिखूं तो वो बनती है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, वो लंबी बात हो जाएगी, तो बस अर्निंग्स भी लिखकर काम चल सकता है, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं, थोड़ा सा तो लिख सकता हूं, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी, ताकि आपको वो लफ्ज अपना याद है कि हम लेते थे जी। ये आपको यूजर देखनी है तो आप 33.1 में जाएं। हमने कहा अच्छा क्या है 33.2 में, 33.2 में जाएं। अच्छा जी क्या है 33.2 में, जरा बताएं। ये ऐसे गोलदारे नहीं लगे होते, मैं आपके लिए लगा रहा हूं कि फिगर्स मिक्स ना करो। हमने कहा यार पता है क्या है यूजर, जो हमारा पैट था ना, पैट सवाल में कितना गिवन है, पैट
79 और 63.8, ऐसे ही है ना? तो 79 और 63.8 जो है ना जी, एक मिनट, कितना पैड जी? 59 और 63.8। अच्छा यूजर, ये जो ईपीएस में यूज हुआ है ना पैड, उसको हमने उसमें से हमने लेस कर दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल शेयर्स, ठीक है, इररिडीमेबल। अब आप कहोगे सर वो तो है ही नहीं, भाई होमवर्क वाले सवाल में तो है, ठीक है? तो होमवर्क वाले सवाल में इस तरह से ये नोट बनेगा, यहाँ पर जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि यूजर ने जब 59 को, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो जब उसने 59 को डिवाइड करना है ना शेयर से, तो वो फिगर सही नहीं आनी। अभी तो शेयर्स की बात भी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, क्योंकि वो तो शेयर्स पकड़ेगा स्टेटमेंट इक्विटी में जाके, हमने से कहना है वो मत उठाओ, ईपीएस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज हुए हैं, जाके स्टैंडर्ड पढ़ो IAS 38। हमारी तरफ से यही होती है यूजर के बारे में कि वो नॉलेजेबल है, इतना स्टैंडर्ड्स को पता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो यहां पर बहरहाल अप्लाई नहीं हुआ, ये मैंने माना इस सवाल में अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन होमवर्क वाले सवाल में यही अप्लाई होना है, ठीक है? ओके, अब ये यहां से आपके पास अर्निंग्स आ गई। कौन सी अर्निंग्स? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। ये ले गए आप यहां पर यूजर, ये अर्निंग्स यूज करना, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे नजर आ रही हैं वो मत यूज करना। अच्छा आज तो सेम है, लेकिन जब इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो आपको पता है ना कि पैड में से माइनस करके ईपीएस में यूज करते हैं। तो हम यूजर को ये कह रहे हैं, यूजर ये वाली नहीं यूज करनी, ये वाली यूज करनी, ये वाली यूज करनी है, ठीक है? तो आज दोनों सेम है, क्योंकि ये जीरो है। आपके होमवर्क वाले सवाल में माइल्स लिमिटेड आई थिंक, ठीक है, उसमें ये जीरो नहीं है, आ जाएगा, नोट बन जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद हमने कहा और भाई यूजर साहब, जो तुम्हें स्टेटमेंट इक्विटी में शेयर कैपिटल का क्लोजिंग नजर आ रहा है ना, बड़े नॉलेज जानते हो कि शेयर कैपिटल में तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू होती है, उस अमाउंट को 10 से डिवाइड करके कहोगे ये नंबर ऑफ शेयर्स आपने यूज किए एपीएस में। ऐसा कुछ नहीं किया हमने वो क्लोजिंग शेयर्स यूज नहीं किए, हमने तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यूज किए हैं। अच्छा जी, कितने हैं सवाल से देख के बता दो प्लीज मुझे। अब जी ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करते, सिर्फ बता देते हैं इतने शेयर्स यूज हुए। जी बताओ 2020 के कितने? 19.2, 27.6। तो बच्चों ये बेसिक ईपीएस मैंने निकाली है, लेकिन यही डाइल्यूटेड भी है। ओके, अब कैलकुलेटर पे कर लो। वैसे हुआ पता क्या है, अब हुआ क्या है, आप करोगे क्या, आप कहोगे जी 59, लेकिन ये लिख के नहीं बताते, 59 डिवाइड बाय 19.2 करो जरा, करो जरा, बोलो 59 डिवाइड बाय 19.2 करो। हो नहीं सकता 3.1, 2.8 ही होना है, ये वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। कौन सी फ्रैक्शन बेटा, तो बताओ ना वो वाली फिगर बताओ, वो ऐसे 19.2 इंटू 33 ओवर, ये ले लगाओ, लेकिन ये बतानी नहीं है यूजर को कैसे लगी, पर लगाओ और लगा के फिगर बताओ मुझे जी। हाँ 21, अब 59 डिवाइडेड बाय 21.1 करो, 2.8। अच्छा, उसके बाद 68 डिवाइडेड बाय 20, यही करते थे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही है ना, बोलो जी कितना आता है? 2.3। अब यूजर को मसला नहीं होगा, इधर देखो यूजर 2.3 बताएं कैसे निकला। नोट नंबर 33 में जाओ, 33 में हमने कहा पहले 33.1 में जाओ, ऐसे 2.3 निकला। इस अर्निंग को इस शेयर पे डिवाइड किया, उसने कहा ये अर्निंग और ये अर्निंग मैच नहीं कर रही, हमने कहा कराते हैं, ये अर्निंग में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो पैट में से, तो ये अर्निंग आएगी जो ईपीएस में यूज होनी है, वो तो आज थी सेम, ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कौन से यूज किए, जो वेटेड एवरेज ईपीएस में आप यूज करके आए हो, ठीक है, तो वो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। बहरहाल ये प्रेजेंट नहीं करना नोट में, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों आपका नोट है ईपीएस के टॉपिक में, ईपीएस का नोट डिस्क्लोजर, ठीक है। अभी इसके अंदर डाइल्यूटेड को भी कल डालेंगे, ठीक है। ये क्या है जी, अर्निंग पर शेयर का नोट। ऐसे नहीं, अपने आप को इजी नहीं लेना आप लोगों ने, तो तस्वीर खींचे मैं आपको दिखाता हूं, नेस्ले की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसी तरह का नोट बना हुआ है, आप खुद को अब FR2 में जाएंगे ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे होंगे वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यहां पब्लिश नजर आएंगी, यानी आपका अब लेवल वो बनने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी कर लो भाई। अच्छा, अब इधर देखो, ये कह रहे हैं कि खीर नहीं हुई बड़ी उस्ताद जी, ईपीएस चेक करो इनकी, ये नेस्टले है, नेस्टले, हाँ नेस्टले, इनकी ईपीएस कहते हैं जी। नोट नंबर 33 में जाओ, हम चले 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 हो गए, चल चल के, और चले चले आप चले चले चले, कितने गया, पहुंच गए, नजदीक नहीं, रिक्शा ना कराओ, पहुंच गए बस। ये देखो अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकली जी, प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इनको डिवाइड करो, ये आंसर आता है। यही वो फेस पे नजर आ रहा था, यूजर को बताया। फिर आगे इनकी कोई चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, इन्होंने 33.2 नहीं लिखी जिस तरह से मैंने लिख दी, मैंने तो आपको तैयारी कराई है ना होमवर्क वाले सवाल की, ठीक हो गया। तो ये नोट आपने बनाया है, देखो
ये चेक करो, ये इतनी बात ऐसे, वो बात मैं बताता हूं। ये इतना सा नोट देखो, नेस्ले का नोट, आपका नोट, नेस्ले का नोट, आपका नोट। नेस्ले के नोट में लिखा हुआ है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में, देयर इज नो डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन द बेसिक अर्निंग पर शेयर एज कंपनी हैज नो सच कमिटमेंट ऑफ कन्वर्जन फलां फलां फलां, ठीक है। इसलिए जो बेसिक थी वही डाइल्यूटेड थी। ओके, तो खुद को इजी नहीं लेना। अब ये पूरी कहानी है। इनकम स्टेटमेंट के बॉटम पे ईपीएस नजर आएगी और उस ईपीएस को थोड़ा सा आप करीब करें पिक्चर लेने के लिए, इसको जरा करीब किया जा सकता है। जी अब थोड़ा बेहतरी हुई, ऐसे मैं कर देता हूं थोड़ा सा। अच्छा जी, अच्छा ये लें, लेक्चर 81 तो देखने की जरूरत नहीं है ना, चांद लिमिटेड को भी जान दो जी। तो इस तरह से आप नोट बनाते हैं। अच्छा, अब वो जो सवाल होमवर्क में थे 2 माइल्स और अर्ली मॉर्निंग, वो जरा ओपन करें लेक्चर नोट्स में। अच्छा, होमवर्क सुन लें। पहला होमवर्क तो अभी मैं बता रहा हूं, ये दोनों सवाल में एक का नोट बनाना है, दूसरे में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। IAS 8 के एमसीक्यूज कितने बच्चों ने किए हैं? सारे हो गए या कुछ में मसला आना चाहिए था। बहरहाल वो मैंने डिस्कस करने हैं, प्लीज। होंगे मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, ये कोई 1 2 है या 10 हैं, एक बार होंगे। लेकिन होमवर्क नंबर 1 क्या है? होमवर्क नंबर 1 है, आपने माइल्स लिमिटेड को करना है। ये मैं अभी पढ़ के भी बता देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या बताया, ये वही बात की हुई जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट लिखी थी। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स ऑफ माइल्स फॉर 11 एंड कंपैरेटिव, ठीक है, सही है। तो ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है क्वेश्चन 12, जिसके अंदर अभी आपने रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ना। इसमें डिस्क्लोजर है, लेकिन अभी क्योंकि डाइल्यूटेड का डिस्क्लोजर बनाना नहीं सिखाया आपने, वो नहीं बनाना। हाँ, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल आना, ताकि कल कैलकुलेशन में मुझे मसला ना हो। मैं नोट पे जोर दूं, ना कि आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं। कैलकुलेशन 5-7 मिनट में करके साइड पे, हो सकता है मैं भी करके नोट ले आऊं और वही सामने कर दूं, हाँ भाई ये सवाल आपने कर लिया, यहां तक हो गया, चलो आगे, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरा होमवर्क, ये तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लेक्चर नोट्स का। कौन से सफे पे है? 968 एंड 969, ठीक है। दूसरा होमवर्क है ऑल एमसीक्यूज ऑफ IAS 8, तो आपने कर लिए हैं ना, जो रहते हैं वो उनका कसूर है। IAS 33 के भी करो, यू कैन नाउ, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। ओ हाँ, छोटी सी बात सुनते जाओ। मैंने सिर्फ ना, अब जो एडिशनल काम पिछली क्लास में हो गया वो ये है कि इस सवाल को मैंने जरा पढ़ दिया था उनके सामने, तो आपको अब पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि अगले सफे के ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन इशू। इसका मतलब होता है बोनस इशू। ये एक और नाम भी होता है, फिलहाल ये वाला ध्यान में बिठाओ, फिर दूसरा भी बताऊंगा, एक जगह पे लिख लेंगे। ये बोनस इशू का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन इशू भी होता है। कभी लिखा हुआ आ जाए तो परेशान ना हो जाना, इसको लिख लें, ठीक है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।